ठीक, तो आज एक पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, और उसके बाद आज एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा नई चीज़, स्पेशल हट करके चीज़ को पढ़ेंगे जो जनरली नहीं बुक्स में दी जाती है। ठीक है, दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है। असाइनमेंट मिल गई बेटा? चलो शाबाश। कहाँ मिली ज़रा बता दो, बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बॉय इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रूट विद ए वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, फाउंड दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। ठीक है। नाउ, ओह ये नाव था, नाउ he doubles his speed to 10 km per hour and find that train is making 37-degree angle from vertical. Find velocity of train with respect to ground. ठीक, क्वेश्चन देखिएगा, मज़ेदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और ध्यान से सुनिएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन मैं नेक्स्ट पेज पर ले जा रहा हूँ। सोल्यूशन है ये कि एक बंदा जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता है। अच्छा, इस सोल्यूशन को जानने के पहले एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय का फॉर्मूला क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, यही तो फॉर्मूला होगा। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय होगी? क्यों जी, ये कहा जा सकता है भाई। वेलोसिटी ऑफ रेन को मैंने इस तरफ रखा और ये इधर ले गया, तो यही तो इक्वेशन आएगी। अच्छा, एक चीज़, एक और बात बताइए आप लोग कि वेलोसिटी ऑफ रेन, आज वेलोसिटी ऑफ रेन ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ याद है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो क्या ये आदमी के दौड़ने या ना दौड़ने से पर चेंज हो रही होगी क्या? जो एक्चुअल वेलोसिटी है, मतलब जो एक्चुअल बोलना तो ठीक नहीं है, जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगी ना, उसको आदमी के दौड़ने से क्या लेना देना। ठीक, बस इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे, ज़रा ध्यान से सुनना। इन दो वेलोसिटी को ऐड कर दें, अगर हम वेलोसिटी ऑफ बॉय को ऐड करते हैं और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय को ऐड करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। तो ये भाई साहब 5 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा ज़रा, बारिश हो रही थी, और इनके रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, बॉय फाइंड्स, बॉय देखता है कि जो रेन है वो वर्टिकली गिर रही है। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ बॉय, जो बारिश है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। अगर मैं इन दो वेक्टर को ऐड कर दूं बच्चों, मुझे इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना कि अगर मैं इनको ऐड कर दूं बेटा, अगर इसको मैं ऐड कर दूं, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था, मतलब ये सेकंड केस में जब आदमी अपनी स्पीड डबल कर लेगा, जब बॉय अपनी स्पीड डबल कर लेगा, तो क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं पड़ेगा तो ध्यान देना, अब यहीं से चालाकी एक चलनी होती है, सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। चालाकी ये है कि मैं अगले ट्राइंगल में भी ये आएगा, क्योंकि ये तो सेम है। क्या चेंज हुआ बच्चों? बॉय की स्पीड डबल हुई, तो बॉय ने क्या देखा? 37 डिग्री एंगल, तो दोनों का समेशन तो यही रहेगा ना, यानी कि जो अगला ट्राइंगल बनने वाला है उसकी ये लेंथ तो वही रहेगी। बाकी की दोनों लेंथ को टैकल करते हैं। कितनी स्पीड? डबल। डबल का मतलब ये टोटल कितनी हो गई बच्चों? 10। और अब ये क्या देखता है? रेन को वर्टिकल से 37, तो वर्टिकल से 37 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन ट्राइंगल को होना है क्लोज, क्योंकि ये प्लस ये बराबर ये आना है, तो ये प्लस यूं ही तो क्लोज हो पाएगा। तो ये भी समझ दे, पूछने की ज़रूरत नहीं है बारिश किस तरफ है। ये आ गया, ये एंगल 37 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और अगर बच्चों ये 37 है तो ये 53 होगा, या यूँ कहें कि ये 37 होगा। ये लेंथ है दी हुई हमको 5, क्योंकि टोटल 10 है, ये वाली 5 है। क्या अब हम सारी वेलोसिटीज़ निकाल सकते हैं? कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 37 है, ध्यान दीजिएगा, ये 37, ये 5, ये 5, ठीक, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
तो बताइए किस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पड़ता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये एंगल 90 डिग्री, ये 5 है, ये एंगल 37 ही होगा ये वाला। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को थोड़ा ध्यान से देखिए, घूर करके देखिए, ये एंगल 37 है। सामने वाली लेंथ को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ये जो सामने वाली लेंथ है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन 37। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 37? इट इज 3/5। सो वेलोसिटी ऑफ रेन इज 25/3 किलोमीटर पर आवर। ये है, बस खत्म हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। क्या जी कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? बर्दाश्त से बाहर हो गया क्या? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, वरना मेरी क्लास करने का कोई फ़ायदा बच्चों नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठेंगे तो कोई मीनिंग नहीं है, ये जान लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना? आगे देखते हैं आगे की चीज़ क्या है। आगे चीज़ जो मैंने अभी अभी नाम लिया है, वो क्या नाम लिया मैंने नाम लिया है वही मज़ेदार चीज़, वही ख़तरनाक चीज़, डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट वेक्टर। डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यार ये यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन तो तभी सीख पाओगे जब यूनिट वेक्टर के बारे में जानते होगे, है ना? सर मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्या बात है वेदांत, बहुत अच्छे बच्चा। तो वेदांत कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो तुम, कौन सी क्लास में हो बेटा? तो डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट वेक्टर में सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यूनिट वेक्टर का। ठीक है, यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, याद दिलाता हूँ बच्चों। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसका? यहाँ पर बोलो यूनिट वेक्टर का। लेकिन गुरुजी हमको तो पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है। अगर याद हो तो गुरुजी ने पढ़ाया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज हाउ मच? 1 होगा कि नहीं होगा? तो फिर डिफरेंशिएट मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। भाई चेंज का रेट निकालना है, लेकिन चेंज तो मैग्नीट्यूड हो ही नहीं रहा है। तो बताइए यूनिट वेक्टर चेंज केवल और केवल किस वजह से हो सकता है? बताइए यूनिट वेक्टर किस वजह से चेंज हो सकता है? बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। यूनिट वेक्टर किस वजह से चेंज होगा? शुरू हो जाइए, बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल सही कहा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चूंकि हमेशा ही 1 होता है, तो जो चेंज है यूनिट वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड के कारण तो आ ही नहीं सकता। तो सिर्फ किसके कारण आ सकता है? डायरेक्शन के कारण। ठीक है, तो हम क्या देखने जा रहे हैं? किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आर कैप या ए कैप या बी कैप। कैप लगा देते हैं ना, बर्थडे वाली, मैंने बताया था ना बच्चों। हमको पता करना है व्हाट डू वी मीन बाय डी आर कैप बाई डी टी, इसका क्या मतलब होता है। आज हम ये सीखने जा रहे हैं और इसकी क्या वैल्यू होती है ये सीखने जा रहे हैं। और ये बात आपने ही बताई है, शौर्य भार्गव ने ही बताई है। क्या बताई है? कि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड में हमेशा कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन में चेंज होता है। तो डायरेक्शन में चेंज होने के कारण डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मैंने एक कोई भी ये यूनिट वेक्टर बनाया आर कैप। ये घूम रहा है, ये ऐसे 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 वैसे ऐसे वैसे घूम रहा है। और किसी ने किसी का इस इंस्टेंट पर इसका रेट ऑफ चेंज बताइए। मैंने कहा क्या है रेट ऑफ चेंज? याद किया
टी टाइम पर देखो, फिर टी प्लस डी टी टाइम पर देखो, याद आया कुछ? तो मैंने टी प्लस डी टी टाइम पर देखा, ये घूम रहा था, घूम करके यहाँ पहुँच गया, घूम करके यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब इसका चेंज डी आर होगा। याद दिलाता हूँ ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर तुम्हें याद दिलाता हूँ कि किस तरीके से, जैसे मान लो ये और ये पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन याद करो, ये ए और ये बी, तो बताइए बी माइनस ए कैसे आएगा? बी माइनस ए, बी माइनस ए, याद आया कुछ? ये बी माइनस ए होगा, ये बी माइनस ए होगा। कुछ समझ में आया? मैंने बताया था, याद दिलाता हूँ, मैंने बताया था बच्चों कि ये पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में ये वाला डायगोनल देता है एडिशन, और ये वाला डायगोनल देता है सब्ट्रैक्शन, और जो पहले आता है सब्ट्रैक्शन में उसकी ओर एरो हेड होता है। ठीक है, अब ध्यान देना ज़रा बच्चों, ये है फाइनल पोजीशन में, ये फाइनल है, टी प्लस डी टी पर है तो ये फाइनल है, और ये क्या है? इनिशियल। हमें क्या चाहिए? फाइनल माइनस इनिशियल, इसी को तो डी आर बोलेंगे, चेंज, चेंज इन यूनिट वेक्टर। तो किसकी ओर होना चाहिए? इसकी ओर होना चाहिए एरो की नहीं होना चाहिए? तो मैं इसकी ओर एरो बना देता हूँ बच्चों, ये लीजिए, ये आ गया डी आर कैप, ये डी आर कैप आ गया। ठीक, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, बिल्कुल सही बात बोली वेदांत आपने। अब इस डी आर कैप का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा इसको जूम करके देखूंगा, थोड़ा सा जूम करता हूँ बच्चों, ठीक है, ताकि आपको भी सही से समझा सकूँ। ठीक, डी आर कैप का मैग्नीट्यूड तो बच्चों ये वाली लेंथ होगी, चलो जूम करके बनाता हूँ, ये और ये एंगल जो है ना बच्चों, ये वो एंगल है जो आर कैप घूमा। ठीक है, इसको बहुत छोटा एंगल है ये डी थीटा। आपने तो बहुत बड़ा बनाया बेटा, इसलिए बनाया ताकि आपको मैं समझा सकूं, वरना क्या पेन की लाइन ही इतनी मोटी हो जाएगी कि डी थीटा कवर नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये वाला इसी को डी आर बोला था मैंने। ठीक, अब ज़रा ध्यान से सुनना, ये बताइए आर कैप है इनिशियल, ये है आर कैप फाइनल। आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है बच्चों, तो ये लेंथ भी 1 होगी, ये लेंथ भी 1 होगी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, और बनेगा तो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये ऐसे परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल हो गया डी थीटा बाई 2। ठीक, सही है, ये परपेंडिकुलर है। ये लेंथ कितनी बच्चों? 1, तो बोलो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? जरा ये वाले ट्राइंगल को घूर के देखो, ये वाले ट्राइंगल को, ये एंगल है डी थीटा बाई 2 ट्राइंगल, और ये 90 डिग्री, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, और ये है हाइपोटेनस, तो क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड 1 है, बराबर डी थीटा बाई 2। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? बोलो, साइन डी थीटा बाई 2, सॉरी, साइन डी थीटा बाई 2। ठीक है, सही है, तो ये आ गया साइन डी थीटा बाई 2। इसी तरीके से बच्चों ये वाली लेंथ भी साइन डी थीटा बाई 2 आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, तो बोलिए डी आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना आया? ये आ गया साइन डी थीटा बाई 2। अब याद करिए, सर ने आपको सिखाया है साइन स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, याद आया कुछ, है ना? तो क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 2 इंटू डी थीटा बाई 2, दैट मीन्स डी थीटा। तो ये डी आर कैप का मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये जो लेंथ आई है ना, ये वाली लेंथ, ये उसका मैग्नीट्यूड है। और कितना मैग्नीट्यूड आता है? डी थीटा। जहाँ पर डी थीटा क्या है? डी थीटा है एंगल रोटेटेड बाय यूनिट वेक्टर इन डी टी टाइम। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, अब ये एंगल, भाई डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा बच्चों, डायरेक्शन बता देते हैं साहब। हमने कहा ये डायरेक्शन है। अच्छा, कि आर कैप से कितना? कि आर कैप से इतना एंगल, भाई ये आर कैप है ना, ये वाला आर कैप है, तो इससे एंगल कितना होगा? चलो देखते हैं। बोलो बच्चों, ये अगर 90 है तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस डी थीटा बाई 2, 90 माइनस डी थीटा बाई 2। और हमने क्या सीखा है? डी थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स क्या होता है? 0। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 90 डिग्री होगा? याद करो, थीटा इतना छोटा होता है कि डी थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बोलते ज़रूर हैं, लेकिन उसको 0 के बराबर रख देते हैं। कुछ याद आया? हमने डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग की थी। अब मैं फाइनली
आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट क्या है, कोई भी यूनिट वेक्टर आर कैप ये घूम रहा है इस साइड, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी आर कैप परपेंडिकुलर टू आर कैप। अब परपेंडिकुलर टू आर कैप गुरुजी दो हो सकते थे, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। सर दो एंगल 90 डिग्री इन अ ट्राइंगल, बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, दो एंगल 90 डिग्री कैसे हो सकते हैं, बताता हूँ कैसे हो सकते हैं। ये डी थीटा था, ये 90 डिग्री के पास था, तो जैसे जैसे ये एंगल 0 के पास जाएगा वैसे वैसे ये दोनों एंगल 90 की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और समीशन कितना बन जाएगा 180, और ये 0 है तो तीनों एंगल का समीशन 180। तो मैं कह रहा हूँ कि ये डी थीटा है, ये डी थीटा टेंडिंग टुवर्ड 0 है ना बच्चा, तब आपसे डी आर पूछा जा रहा है। ये तो मैंने बनाने के लिए बड़ा बनाया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्चुअल में डी थीटा तो 0 है, डी 0 की तरफ है, ठीक। हाँ थीटा 0 की तरफ जा रहा है इसलिए वो 90 की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन सुनिए, अगर आर कैप बच्चों ये है और किसी ने कहा ये इधर घूम रहा है, तो डी आर कैप का ये डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर तो लोग कह सकते हैं सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जिस तरफ आर कैप घूम रहा है, मतलब गुरुजी, मतलब ये बेटा कि अगर थीटा इधर घूम रहा होता तो ये डी आर कैप का डायरेक्शन होता, अगर आर कैप ऐसे रोटेट कर रहा होता तो ये रहा मेरा आर कैप, ध्यान से सुनना, ये रहा मेरा आर कैप यूनिट वेक्टर, तो अगर मैं इधर घूम रहा है तो ये है डी आर कैप ऊपर की ओर, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये है डी आर कैप, अगर ऐसे घूम रहा है तो ये है डी आर कैप, अगर ऐसे घूम रहा है तो ये है डी आर कैप, मतलब परपेंडिकुलर टू आर कैप और जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा है उस डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चा पार्टी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है डिफरेंट। अच्छा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा डी आर कैप का, तो वो भी बता देते हैं। डी आर कैप का मैग्नीट्यूड होगा डी थीटा के बराबर, डी थीटा जो ये वेक्टर डी टी टाइम में घूमा है वो ही इसका मैग्नीट्यूड है। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए सर अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पर, जरा इसका एप्लीकेशन पार्ट देखिएगा। मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल P ऐसे चल रहा है कि इसका पोजीशन वेक्टर किसी समय ये है R, और ये इस समय v वेलोसिटी से इस पोजीशन वेक्टर से थीटा एंगल बनाता हुआ चल रहा है, ठीक है, ठीक। मगर बढ़िया, मैं कहा वेलोसिटी और r वेक्टर में क्या रिलेशनशिप होती है, तो हमने हमारे गुरुजी ने बताया है वेलोसिटी बराबर होता है डी आर वेक्टर बाई डी टी, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज इसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में कह रहे हैं। क्या कि वेक्टर आर जो है, एक और बात गुरुजी ने बताई है आपको, और वो ये बताई है कि कोई भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आपको याद है तो हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात आपने सुनी होगी बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब v बराबर डी आर बाई डी टी को मैंने लिखा, ध्यान से सुनिएगा, आपने प्रोडक्ट रूल बच्चों सबने पढ़ा है, r इंटू आर कैप, पढ़ा है ये बात, ठीक। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो याद करो प्रोडक्ट रूल, दो a है और b है तो क्या करते थे, a को कांस्टेंट मानते थे, b का डेरिवेटिव, प्लस b को कांस्टेंट मानते हैं, a का डेरिवेटिव, यही करते थे ना, तो कर देते हैं। तो ये आ गया डी आर बाई डी टी आर कैप प्लस आर डी आर कैप बाई डी टी प्लस आर डी आर कैप बाई डी टी, ये आ गया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो बच्चों, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको कि ये जो इस वेक्टर के जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, याद करिए, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मान लीजिए ये इधर घूम रहा है, ये ऐसे मान क्या लें, इधर घूम ही रहा है, दिख रहा है ना भाई,
ये पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो इसके ये और ये दो कंपोनेंट है, तो ये वेक्टर इधर ही घूम रहा होगा कि नहीं। अच्छा, मान लेते हैं ये एंगल फाई है, ठीक, ये एंगल फाई है। ध्यान से सुनिएगा, अब आपको बात समझ में आने वाली है। इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाता हूँ बच्चों, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। कुछ मैं काम की चीज़ देख रहा था। ओहो, हाँ ठीक है, मैं वापस आता हूँ। तो डी मॉड आर बाई डी थीटा, इसको थोड़ा बेहतर लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कहा था, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेक्टर आ जाएगा, यही तो आर वेक्टर आ गया था, इसकी जगह पे ये लिख दिया था। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप प्लस आर इंटू डी आर कैप बाई डी टी। ये आर क्या था, मैग्नीट्यूड, तो थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए मैंने बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ भैया ये मैग्नीट्यूड है, इंटू आर कैप प्लस आर। चलिए इसकी वैल्यू अभी भी निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड डी थीटा बाई डी टी हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डायरेक्शन बोलिए, मैं याद दिलाता हूँ, आर कैप के परपेंडिकुलर, आर कैप के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लिख दिया ना, ठीक है ना। और किधर की ओर, इस साइड, ये होगा डायरेक्शन, जिस तरफ वो घूम रहा है। कुछ याद आया, तो ये हो गया आर कैप परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, आप सबको पता है वो चीज़ वैसे, क्या अगर मैं कह रहा हूँ दिस इज रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, वी इज रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस टू आर कॉम्पोनेंट ऑफ वी, कॉम्पोनेंट ऑफ वी, ठीक है। वन इज दिस इज along r cap and this is perpendicular to r cap। चेक कर लीजिए, तसल्ली से चेक कर लीजिए, नहीं तो एकदम से बम विस्फोट होगा, कुछ समझ में आएगा नहीं आपको। वीडियो मेरी पॉज हो गई है बच्चों, जरा बताना तो सही, क्या मेरी वीडियो पॉज हो गई है? बाकी लोग बताएं। नहीं पॉज हुई है, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, है ना। तो क्या ये बात समझ में आ गई है? मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक आर कैप के अलोंग और एक आर परपेंडिकुलर के अलोंग, ठीक है। ये है अलोंग आर वाला, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, अरे बोलो ना यार। और ये परपेंडिकुलर वाले का मैग्नीट्यूड है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं इस डायग्राम को वापस से पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखना, देखते कितने लोग बता पाते हैं। थोड़ा सा छोटा करता हूँ, चलो बताओ। यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं ये दो कंपोनेंट, एक करता हूँ, ये होगा v cos थीटा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट होगा v sin थीटा, ये इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये होगा v sin थीटा, होगा कि नहीं होगा। और ये वेक्टर v था, ये वेक्टर v है, ठीक है। चलिए अब ये मुझे बताइए कि इन दोनों में ये वेलोसिटी के कंपोनेंट है कि नहीं है। ये वेलोसिटी थी, क्या ये वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं? क्या ये वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं? जब कंपोनेंट करते हैं तो ओरिजिनल वाले को उड़ा देते हैं, उड़ा दिया, ठीक है। कंपोनेंट हैं कि नहीं है? अच्छा, क्या इनमें से एक कंपोनेंट आर कैप मतलब वेक्टर आर के डायरेक्शन में है कि है? क्या दूसरा कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर है कि है? अब मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन आपसे बच्चों ये है कि ये वाला मैग्नीट्यूड इन दोनों में से कौन सा है? बोलिए 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 बोलिए। डी आर कैप बाई डी मॉड आर बाई डी टी, ये इन दोनों में से कौन सा है? वी कॉस थीटा या वी साइन थीटा? बोलिए 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 बोलिए, देखते कितने लोग बोल पाते हैं। अरे वाह, यहाँ क्या लिखा है बच्चों? आर कैप, यानी कि वी का वो कंपोनेंट जो आर कैप के अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड ये है। वी का वो कंपोनेंट
जो आर वेक्टर के अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड ये है, दैट मीन्स हाँ वी कॉस थीटा इज डी मॉड आर बाई डी टी, डी मॉड आर बाई डी टी, ठीक है। और वी साइन थीटा इज आर डी थीटा बाई डी टी, डी फाई लिखेंगे यार, डी थीटा बाई डी टी लिखना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये पहली बात तो डी टी लिखना था मुझे, और यहाँ पर डी फाई बाई डी टी लिखना था, क्योंकि रेडियस वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है ना ये वाला, ये कितना एंगल घूमेगा, अगर ये फाई लिखा है तो ये डी फाई लिखा जाएगा ना बच्चों, तो डी फाई बाई डी टी, यहाँ डी थीटा नहीं लिखना चाहिए था वरना गड़बड़ हो जाएगा, ये डी फाई बाई डी टी, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसको डी फाई बाई डी टी लिखना था, ठीक। वाह बहुत सही आंसर आ गए बच्चों के। अच्छा पता है ये क्या चीज़ है बच्चों, ये क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। दिस इज रेट ऑफ चेंज किसका बोलो, मॉड आर का। मॉड आर पता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये वो है, ठीक। क्लियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, देखो समझ में आ रहा है। और ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन है, तो हम पहले ही देख चुके हैं, डी आर कैप बाई डी टी इंटू आर, इस पर हम बाद में आएंगे, है ना। तो ध्यान देना जरा बच्चों, कंक्लूड कर रहा हूँ, क्या कंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कंक्लूजन है कि अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर r है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक r के पैरेलल और एक r के परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनिएगा, कंक्लूजन सुनिएगा। जो पैरेलल कंपोनेंट है बच्चों, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, रिपीट कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, ये आ गया। और v परपेंडिकुलर किसके बराबर है बच्चों बोलो, तो मैं बोलूंगा सर इसको कोई भी फिक्स एंगल ले लीजिए, कहीं भी फिक्स लाइन से थीटा ले लीजिए, और ये v परपेंडिकुलर बराबर होगा r उस समय के डिस्टेंस इंटू डी थीटा बाई डी टी के, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा इसको, इसके एंगल को चेंज करने के लिए। क्या मैं ये दो बातें समझा पाया हूं बच्चों, यस और नो में आंसर दो। यस, समझ आ गया, शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए चलिए चलिए, शानदार शानदार, मज़ा आ गया। तो मैं भी फिर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और एक क्वेश्चन देता हूँ, मज़ेदार चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि सर वो वाली प्रॉब्लम, इरोडो की प्रॉब्लम, कुत्ता बिल्ली दौड़ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो आज समझाया है ये समझ में आ गया, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन है, एक पार्टिकल P कुछ ऐसे चलता है कि वो हमेशा v0 स्पीड से चलता है। पहली बात तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है v0, और वो हमेशा 30 डिग्री एंगल बनाता है ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन को। मतलब बताता हूँ, मतलब ये जब थोड़ी देर बाद देखेंगे ना तो ये आगे ऊपर उठ गया होगा, क्योंकि ये v0 से चल रहा है तो ऊपर भागेगा, तो ये लाइन घूमेगी। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचा, तो अभी भी ना ये इस लाइन से, पहली बात तो v0 स्पीड से चल रहा होगा और इस लाइन से 30 डिग्री बना रहा होगा,
फिर थोड़ी देर बाद ये लाइन और छोटी हो गई, ये V नॉट और ये 30 डिग्री। मतलब हर समय ये पार्टिकल P इस R से अंदर की ओर 30 डिग्री का एंगल बनाता है हर समय। ठीक है, तो आपको बताना है ये t बराबर 0 है घटना, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और उसकी डिस्टेंस R0 है। ठीक, फाइंड द टाइम इन विच पार्टिकल विल रीच द ओरिजिन। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। find the time in which particle will reach the origin। बताइए। मैंने एरोडो के सॉल्यूशन में बहुत ऐसे मेथड बताए हैं जो जनरली यूज़ नहीं होते हैं। बच्चों देख लीजिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि उन सॉल्यूशंस को देख करके बहुत सारे टीचर्स जो हैं सिर्फ उसी नाम से वीडियो बनाना शुरू कर चुके हैं मेरे वीडियो बनाने के बाद, है ना। तो अच्छी बात है, बनाना चाहिए भी। तो वो स्पेशल मेथड का रूट क्या है, कैसे सोचा गया है, वो मैंने रोडो के सॉल्यूशन में बताया है। और आरव ने आंसर भी निकाल दिया है, शाबाश आरव। और देखते हैं कितने लोग हैं। अब बच्चों ये तो NSCP के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। थोड़ा थोड़ा सा INPHO का टेस्ट भी दूंगा, तो उसके लिए मैं ना आपको लिए कुछ बढ़िया चीज़ लेके आऊँगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस का सेट एक क्लास में ओलंपियाड लेवल के बाहर के क्वेश्चन, रसियन क्वेश्चन, रसिया मास्को में जो ओलंपियाड होता है वहाँ के क्वेश्चन जिस पर बेस्ड पाथ फाइंडर बुक बनी हुई है, और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सेट लाऊंगा और एक दिन सिर्फ उन क्वेश्चन को ही सॉल्व करूँगा। ठीक है ना, एक दिन या 2 दिन ऐसा करके करेंगे। राज तिवारी ने कहा है सर मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। अभी बताता हूँ बेटा, अभी तो बता दूंगा तो जो लोग कर रहे हैं उनका आंसर लीक हो जाएगा, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी लोगों के देखते हैं। इसके बाद फिर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों। बस अब और कोई आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले जो बात बताई है, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, ठीक है, एक रेडियस के अलोंग, दूसरा रेडियस के परपेंडिकुलर। ठीक, अच्छा अब जरा देखिए ये वाला कंपोनेंट आएगा कितना। ये वाला कंपोनेंट आएगा V नॉट कॉस 30 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3V0/2। अब याद करिए, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो रेडियस के अलोंग होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर ये डिस्टेंस r है ना, तो ये किस रेट से चेंज हो रही है, तो dr/dt, ध्यान से सुनना, dr/dt किससे चेंज हो रही है, √3V0/2 से कम हो रही है या बढ़ रही है, बोलिए, कम हो रही है या बढ़ रही है। तो r कम हो रहा है तो रेट जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक, अब बस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब इसी से ही कम चेंज हो रहा है।
भाई हमेशा देखिए √3 चेंज नहीं हो रहा, 2 नहीं चेंज हो रहा, V0 नहीं चेंज हो रहा, कहाँ कांस्टेंट है ना। तो अगर कांस्टेंट है तो इनिशियल डिस्टेंस कितनी है R0 और फाइनल टाइम T। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ठीक। तो R0/T, R0 इक्वस टू T इक्वस टू आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 2R0 अपॉन √3 V0। ये है आंसर, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आएंगे जिनका प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन उनमें लगेगा यही जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है साहब? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, चूँकि बच्चों ये एक नया चैप्टर है ना, तो मैं अभी होगा क्या कि जो बच्चे मुझे नया ज्वाइन करेंगे गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। वो समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा वीडियो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये चालू नहीं करता हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास से ये चालू करूँगा और आज इतना ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मैं जल्दी आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट को देखिएगा। और आज ये जो मैंने डेरिवेटिव वाली बात बताई है इसको समझिएगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ना आपके लिए वो शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आऊँ जिनकी मैं बात कर रहा था, ठीक है बच्चों। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।